हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सपना पांडे और हम आज पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। तो ये हमारी उस सभ्यता के बारे में जो बहुत ही पुरानी सभ्यता है हमारे देश की, विच इज़ नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहिए या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहिए, दोनों सेम है। कभी कभी क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड व्हाट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दो वो था सेम। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों अलग अलग हैं या सेम है। तो दोनों बोथ आर सेम। एंड चैप्टर का नाम क्या है? ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। ब्रिक्स मतलब तो आप जानते ही हैं कि ईंटें होती हैं। तो उस समय जो साइट्स हमें मिली वो किन ईंटों से, किस तरह की ईंटों से बनी थी, उसके जो एविडेंसेस मिले उससे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार की उस समय ब्रिक्स यूज़ की जाती थी। बीट्स मतलब जो उस समय ऑर्नामेंट्स मिले, जो ज्वेलरी मिली, वो किस तरह की बीट्स से बनी होती थी। बीट्स मतलब एक मोती या मानक कह सकते हैं। वो किस तरह की बीट्स थी और कहाँ कहाँ वो यूज़ हुई, कैसे ऑर्नामेंट्स में यूज़ हुई, कैसे ज्वेलरी में हुई। और वो उस समय के जो सोशल सोसाइटी, मतलब सोशल क्या, मतलब जो सोसाइटी में रहने वाले लोग थे उनको, मतलब जब वो मरे उनको दफनाया गया, उसके बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको एस्केवेट किया, मतलब जब उसकी खुदाई की, तो हमें क्या मिला, उनके बोन्स के थ्रू हमें क्या क्या पता चला कि उस समय की सोसाइटी कैसे, कौन से लोग एलिट क्लास के थे, कौन से पुअर क्लास के थे। तो वो हमें किसके थ्रू पता चलेगा? ब्यूरियल्स। और ब्यूरियल्स के अंदर जो हमें बोन्स मिली, ब्यूरियल्स मतलब जब जो खुदाई होती है, कब्र में जो हमें बोन्स मिली जो लोगों की, उनके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया कि क्या क्या एविडेंसेस हमें मिले, उस समय की सोशल लाइफ कैसी थी। तो अब हम इसके आगे जानेंगे कि देखिए, उस समय एक अर्ली हड़प्पन था और एक हड़प्पन सिविलाइजेशन था। दोनों के बीच में एक टाइम गैप था। क्या था? एक अर्ली हड़प्पन था, अर्ली, और एक हड़प्पन था। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एक टाइम गैप था। पहली बात तो हड़प्पा जो था वो कहाँ था? पाकिस्तान में था। हड़प्पा कहाँ, ये साइट कहाँ पाई गई थी? पाकिस्तान में पाई गई थी। तो अर्ली हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के दोनों के बीच में एक टाइम पीरियड था, जो गैप जिसको माना जाता है। ठीक, अब वो जो पुरानी साइट थी, कुछ ऐसी साइट्स थी जो हमें हड़प्पा में बाद में एक्सकेवेशन के टाइम पे बहुत सारी नई नई साइट्स मिली, लेकिन कुछ ऐसी साइट्स भी मिली थी जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है, देयर वॉज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स, abandonment ऑफ सर्टेन सेटलमेंट, बहुत सारे सेटलमेंट, बहुत सारे घर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली थी जो ऑलमोस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी। तो अब हम देखें कि जो हड़प्पन से, अपने जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब ये पूरा जो हड़प्पा है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है, वो क्या है? अगर हम पूरे, मतलब 3 फेजेस में डिवाइड था, अगर हम पूरे को देखें तो ये 3300 BCE टू 1300 BCE तक उसका पूरा टाइम था। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको तीनों पार्ट्स में डिवाइड करें तो पहला क्या है? टाइम फेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन कब से कब तक था? 3300 से लेके 2600 तक। मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन कब तक था? 2600 टू 1900 BCE। और लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था? 1900 से 1300 BCE। तो ये पूरा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, अर्ली हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। ठीक है, और अगर सबको मिला के इसका कार्यकालिक टाइम पीरियड देखा जाए तो 3300 BCE से लेके 1300 BCE तक था। और हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिंधु घाटी, सिंधु नदी के उसके थ्रू वो जो साइट्स थी वो कहाँ मिली थी? सिंधु घाटी, सिंधु नदी के पास वो जो साइट्स थी वो एक्सकेवेट की गई थी, ढूंढी गई थी, उनके एविडेंसेस वहाँ पर मिले थे। इसी वजह से उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज क्या है। सबसिस्टेंस मतलब उनके जीवन व्यापन, मतलब कैसे अपनी लाइफ में सरवाइव करते थे, क्या खाते थे। ठीक है, कैसे अपनी लाइफ में क्या खाकर वो जीते थे। ठीक है, तो देखिए क्या है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। व्हाट दे एट,
वो क्या क्या खाते थे, वो प्लांट्स भी खाते थे, एनिमल्स खाते थे। एनिमल्स में इंक्लूडिंग फिश, मतलब वो प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स भी खाते थे, जिसमें फिश भी इंक्लूड थी। आर्कियोलॉजिस्ट एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम ग्रेन्स एंड सीड्स। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुरातत्व विभाग के लोग थे, उन्होंने कैसे पता किया कि उस समय क्या खाते थे। उन्होंने जो उस समय बीज मिली, सीड्स मिली और जो अनाज ग्रेन्स वगैरह मिले, उससे पता किया कि वो उनके डाइट क्या थे, वो क्या क्या खाते थे, अपने खाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए ग्रेन्स में वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ग्रेन्स में दे व्हीट, बार्ली, वो कई कई अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो वो अलग अलग चीज़ों को खाते थे। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ों को वो अपने ग्रेन मतलब अनाज के तौर पे वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे। बीट, बार्ली, लेंटिल। लेंटिल मतलब होता है मूंग, मतलब मूंग मसूर की दाल होती है ना, उसको हम लेंटिल कहते हैं। चिकपी मतलब चना। वो ये सब मतलब अपने खाने के, अपने जीवन यापन के इन सब अनाजों का प्रयोग करते थे, इनकी खेती करते थे। सीसम मतलब तिल। मिलेट्स मतलब क्या होता है बताइए, आप लोग भी कुछ बताइए भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि तो मैं बता दूँ। ठीक है, मिलेट्स मतलब होता है बाजरा। ठीक है, मिलेट्स मतलब होता है बाजरा, जो कहाँ पाया जाता था, गुजरात में पाया जाता था। ठीक है, मिलेट्स कहाँ मिलता था, गुजरात में मिलता था। और कहीं कहीं पर राइस, कहीं कहीं पर राइस की भी खेती होती थी, मतलब। लेकिन अगर आप उसको मेंशन नहीं भी करेंगे तो इशू नहीं है। तो राइस को रेयरली, अगर आप लिखते हो तो उसके आगे ये ज़रूर मेंशन कर देना कि रेयरली राइस यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये तो वो एविडेंसेस थे जो हमें ग्रेन्स मिले और सीड जो मिली, वो एविडेंसेस अभी हमें मिले, मैंने आपको बताए। अब देखते हैं कि जू आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब जो जंगली जानवरों के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो जंगलों में जाके एविडेंस को कलेक्ट करते थे, उन्होंने क्या कि कौन कौन से एनिमल स्पीशीज़ की उनको बोन्स मिली, क्या क्या एविडेंसेस मिले। तो उनको अभी हम देखेंगे कि कौन से एनिमल्स की उनको, जब वो जंगल गए उन्होंने उसको फाइंड किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकवेशन किया, तो वहाँ पे जो कुछ मरे हुए जानवर की बोन्स मिली, वो कौन कौन से जानवर की थी। तो और उन्होंने वहाँ पे आसपास रहने वाले जो जहाँ पे सेटलमेंट्स मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, जो घर वगैरह होते हैं जहाँ रहते हैं, वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स के रिमेन्स मिले, एविडेंसेस मिले। तो स्टडीड बाई जू आर्कियोलॉजी, जो एनिमल बोन्स थे उनकी जो स्टडी थी वो कितने की, जू आर्कियोलॉजी मतलब जो जंगल के पुरातत्व विभाग के जो लोग होते हैं, उन्होंने उसकी स्टडी की। तो देखिए जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो घर घरेलू यूज़ के लिए जो एनिमल्स यूज़ किए जाते थे, उनके जो बोन्स के रिमेन्स मिले, वो किसके किसके थे, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग। इनके लिए इन लोग का यूज़ क्यों किया जाता था, मीट के लिए, मिल्क के लिए, और लोड को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ये लोग इन पर मतलब सामान लाद के लेके जाते थे। ठीक है, और जंगली जानवर मतलब वाइल्ड स्पीशीज में कौन कौन से एनिमल्स की इनको एविडेंसेस मिले, किस किसकी बोन्स मिली। तो वो थे बोर मतलब वो था जो जंगली सुअर, मतलब वाइल्ड बी पिग जो होते हैं, उनको हम बोर कहते हैं। तो बोर, ठीक है, घड़ियाल, बियर, ये सब जो वाइल्ड स्पीशीज थे, इनके हमें बोन्स उन लोगों ने ऐसे एज एविडेंस मतलब उन्होंने शो किए कि हाँ, हड़प्पा के टाइम पे ये वाइल्ड स्पीशीज़ और ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के रिमेन्स थे, वो उस वक्त लोग उसका यूज़ करते थे। ठीक है, और फॉरेस्ट में ये एनिमल्स हमको देखने को मिलते थे। और क्या देखने को मिला, और कौन से एनिमल्स के बोन्स के रिमेन्स मिले हमें, बोन्स ऑफ फिश एंड फोल। ठीक है, फिश के बोन्स देखने को मिले, और फोल मतलब मुर्गा या मुर्गी कह सकते हैं, उनके रिमेन्स हमें देखने को मिले। तो इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम पे कौन कौन सी ग्रेन्स क्या क्या थी, मतलब कौन सी मिलेट्स थी, लेंटिल थी, और डिफरेंट टाइप की सीड्स मिली हमको। और एनिमल्स में हमें इनकी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में हमें कैटल, गोट, शीप, बफलो, पिग मिला, और वाइल्ड स्पीशीज में बोर, घड़ियाल, डियर मिले। एंड फिश के बोन्स भी मिले हमें, और फोल
फूल मतलब मुर्गा मुर्गी के भी हमें रिमेन्स देखने को मिले, मतलब उनके बोन्स हमें देखने को मिले एज अ एविडेंस। तो ये तो हमने देखी कि उस समय के लोग सर्वाइव करने के लिए कौन कौन से एनिमल्स का और वाइल्ड एनिमल्स का यूज़ करते थे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज़, मतलब जो उस समय के आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। ठीक है, अपनी चीज़ों के बारे में, मतलब वो अपनी एविडेंसेस इकट्ठा करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, या फिर एक तरह देखें कौन किस तरह के एविडेंसेस वो लोग देखते थे या ढूंढते थे, डिस्कवर करते थे कि उनको पता चले कि हाँ उसमें क्या होता था। तो देखिए क्या लिखा है, टेराकोटा। टेराकोटा क्या होती है, मिट्टी होती है, मड होती है। ठीक, टेराकोटा एंड स्कल्पचर, टेराकोटा से बने हुए उनको क्या मिले, स्कल्पचर्स मिले, मूर्तियाँ मिली, इमेजेस मिले, और एंड सील्स इंडिकेट फ्लोइंग। और सील्स पे हमने क्या देखा था कि उस पर बुल ऑक्सन की फ़ोटो होती थी, इमेज होती थी, पिक्चर बनी रहती थी। तो उससे क्या पता चलता है कि उस टाइम पे भी बैल ऑक्सन होते थे, बुल होते थे। तो उससे हमें क्या पता चला कि एग्रीकल्चर, उस टाइम पे एग्रीकल्चर भी होता था, तभी तो उसकी इमेज बनाई गई थी फ्रॉम द सॉइल ऑफ टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा से बने हुए बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लो। ठीक, उस समय कुछ इक्विपमेंट जो प्लोइंग मतलब क्या होता है, खेत में जो जुताई होती है उसको हम प्लो कहते हैं। ठीक है, तो उस समय खेतों की जुताई भी, फील्ड्स की जुताई भी होती थी। तो टेराकोटा के बने हुए में बहुत सारे ऐसे मॉडल्स मिले जिससे पता चला कि हाँ उस समय के जो फार्मर्स थे वो प्लोइंग भी करते थे। और ये साइट्स हमें कहाँ मिली, चोलिस्तान एंड बनावली। चोलिस्तान एंड बनावली विच इज़ सिचुएटेड इन हरियाणा। चोलिस्तान और बनावली, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हड़प्पा में बहुत सारी साइट्स हमको आर्कियोलॉजिस्ट ने उसके मतलब डिस्कवर की थी। ठीक है, तो ये हरियाणा में 2 साइट्स मिली थी जहाँ पे पता चला कि कुछ औजार ऐसे मिले, कुछ ऐसे मॉडल्स मिले जिससे पता चला कि हाँ उस समय खेतों को, मतलब फील्ड्स को जोता जाता था, और वो किससे बने हुए थे, टेराकोटा से बने हुए थे। अब उन्हें क्या मिला, कुछ प्लोड फील्ड, मतलब ऑलरेडी जो फील्ड थी वो प्लोड हो चुकी थी, मतलब की जुताई हो चुकी थी। वो कहाँ मिली, कालीबंगन में मिली। ठीक, जो कहाँ था, राजस्थान में था। कौन सी साइड, प्लोड फील्ड की साइड को एविडेंसेस कहाँ मिले, कालीबंगन विच इज सिचुएटेड इन राजस्थान। अब ये जो फील्ड थी, ठीक है, उनको जो इस चीज़ के एविडेंसेस मिले प्लॉट फील्ड के, वो किस तरह से थे, वो देखिए ऐसे थे कि जो फील्ड थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक पतली सी नहर टाइप की, या फिर आपके पतले से नैरो स्ट्रिप टाइप की थी। ठीक है, उसको उससे डिवाइड कर दिया गया था, और एक क्रॉप इधर और एक क्रॉप इधर, मतलब एक साथ 2 क्रॉप्स की खेती, 2 क्रॉप्स की एग्रीकल्चर वो लोग करते थे। एक ही फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे और एक साथ 2 क्रॉप्स की एग्रीकल्चर करते थे। 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। ठीक है, एक साथ 2 क्रॉप्स की खेती वो लोग एग्रीकल्चर करते थे। अब कैनाल्स कहाँ मिले, कैनल्स हमें मिले शॉर्टुगई, जैसे सिचुएटेड इन अफगानिस्तान। कैनल्स मिले, इससे पता चला कि हाँ उस समय इरिगेशन होता था। ठीक, तो उसका एविडेंस हमें क्या मिला, कहाँ पे मिला, शॉर्टुगई में। शॉर्टुगई अफगानिस्तान में था। इरिगेशन होता है। जब वो लोग गए वहाँ पे फील्ड देखी, वहाँ पे ऑलरेडी इरिगेटेड फील्ड उनको दिखी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, वो इरिगेटेड फील्ड कहाँ मिले उनको, धोलावीरा विच इज सिचुएटेड इन गुजरात। तो ये साइट, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में साइट्स पूछी जाती है कि कौन सी साइट्स कहाँ पाई गई। तो आप जैसे क्वेश्चन पूछिएगा कि हरियाणा में किसी प्लॉट फील्ड कहाँ पाए गए, तो आप कहेंगे कि बनावली और चोलिस्तान जो हरियाणा में मिला। अगर क्वेश्चन पूछे कि ऑलरेडी प्लॉट फील्ड कहाँ मिली, तो कालीबंगन जो राजस्थान में है। और राजस्थान में कैसे फील्ड मिली, ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड फील्ड मिली, जो एक साथ 2 क्रॉप्स की खेती करते थे। ठीक, चौथे घर में हमें क्या मिला, कैनल। ठीक है, कैनल्स के एविडेंसेस मिले, यहाँ उस समय कैनल्स होते थे। ठीक, और कहाँ मिले, शॉर्टुगई में जो अफगानिस्तान में था। उसके बाद ऑलरेडी इरिगेटेड फील्ड कहाँ से मिली, गुजरात में एक साइड थी, एक जगह थी धोलावीरा। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा में बहुत सारी डिफरेंट साइट्स मिली, और नए जगहों की उस समय डिस्कवर, उस समय जो आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने नए प्लेसेस को, नई साइट्स को डिस्कवर किया। तो
तो ये तो हमारी साइट थी। अब इसी को हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि टेराकोटा स्कल्पचर, वुल, ऑक्सन, ईट, इन सबसे हमें क्या पता है, क्या पता चलता है कि हाँ उस समय भी एग्रीकल्चर होती थी, जिसका बहुत बड़ा एविडेंस क्या है, वुल है, टेराकोटा से बने हुए औजार इक्विपमेंट्स हैं जो खेती के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब टेराकोटा वाली मिट्टी में खेत को जोता जाता है। ठीक है, तो वो साइट्स हमें कहाँ मिली, चोलिस्तान और बनाली विच इज सिचुएटेड इन हरियाणा। नेक्स्ट प्लॉट फील्ड। ठीक है, ऑलरेडी जो खेतों के जिन फील्ड की जुताई हो चुकी थी वो हमें कहाँ मिले, कालीबंगन और कालीबंगन एक साइट मिली जो कहाँ सिचुएटेड थी, राजस्थान में। कैनल्स के एविडेंसेस मिले। इससे क्या पता चलता है कि कैनल्स क्यों होते हैं, जो पानी सेव करने के लिए होता है। तो ये बता रहे हैं कि हाँ कैनल्स उसमें पाए गए, उसके एविडेंसेस मिले, तो इससे पता चलता है कि हाँ उस समय फील्ड जो फार्मर्स थे वो अपनी फील्ड की इरिगेशन करने के लिए, उसकी सिंचाई करने के लिए कैनल्स के पानी का यूज़ करें। तो ये ऐसी साइट हमें कहाँ मिली, शौतुखई विच इज सिचुएटेड इन अफगानिस्तान एंड धोलावीरा विच इज सिचुएटेड इन गुजरात। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये आपको पता करना मतलब याद रखना ज़रूरी है कि ये वुल एंड ऑक्सन के एविडेंसेस में टेराकोटा सॉइल की प्लॉट फील्ड मिली जो चोलिस्तान बनावाली में थी, हरियाणा प्लॉट फील्ड, कालीबंगन राजस्थान, कैनल जिससे पता चलता है इरिगेशन होता था। वो ऐसी साइट हमें कहाँ मिली, शौतुखई और धोलावीरा। शौतुखई अफगानिस्तान में था और धोलावीरा गुजरात में था। ये एविडेंसेस हमें एज अ आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज़ के रूप में मिले। अब हमारा नेक्स्ट पैरा है मोहनजोदारो। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट साइट मिली वो कौन सी थी, मोहनजोदारो। ठीक, मोहनजोदारो किससे फेमस है, क्योंकि उस समय जो वहाँ पे शहर थे उनका जो कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, उनका जो सेटलमेंट थे वो बहुत ही प्लान्ड वे में किए गए थे। जो भी उसमें बने, जो सेटलमेंट बने उस समय, जो घर बने, ठीक, वो बहुत ही प्लान्ड वे में बने थे। तो मोहनजोदारो के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्लान सेटलमेंट जो घर बने थे, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्लान कहाँ पाए गए, एक जगह थी सीटाडेल एंड दूसरा था लोअर टाउन। ठीक, यहाँ पे बहुत प्लानिंग के साथ सब कुछ बनाया गया था। तो सीटाडेल के जो सेटलमेंट थे, ठीक है, जो वहाँ पे घर बने थे, उनके अंदर की जो प्लानिंग बनी, जो उनका कंस्ट्रक्शन हुआ था बहुत प्लान वे में थे। उनके जो सेटलमेंट थे वो क्या थे, स्मॉल, मतलब साइज में तो छोटे थे बट हाइट में काफ़ी ऊँचे थे। ठीक, ऐसे जैसे साइज में तो छोटे मतलब बड़े थे बट उनकी ज़्यादा हाइट नहीं थी। यहाँ पे क्या था कि ये जो लोअर टाउन है, ठीक, जो लोअर टाउन था वो साइज में मतलब बड़ा तो बहुत था, ठीक है, बड़ा तो बहुत था, लेकिन ये ऐसे लोअर मतलब इसकी हाइट ज़्यादा नहीं, मतलब काफ़ी नीचे लोअर इसमें बने थे, ज़मीन से जुड़ मतलब काफ़ी करीब थे। एरिया काफ़ी था बट काफ़ी नीचे जैसे जो रूफ होती है वो काफ़ी नीचे थी। ठीक, और स्मॉलर बट हायर, उसमें जो क्या थे सेटलमेंट जो थे वो घर तो छोटे छोटे थे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे थे, उनकी हाइट एक तरह से नहीं थी, तो ऐसे करके बने थे। इसका जो एरिया था, एरिया तो काफ़ी कम था बट उनकी हाइट काफ़ी कम थी, जो उनकी रूफ थी वो काफ़ी ऊँची थी। तो यही डिफरेंस था। सीटाडेल में एरिया कम था बट उनकी हाइट ज़्यादा थी। लोअर टाउन में एरिया ज़्यादा था बट उनकी हाइट ज़्यादा थी। यही डिफरेंस था सीटाडेल और लोअर टाउन में, उनके सेटलमेंट से जो वहाँ पे प्लान किए गए थे। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऐसे दिया हुआ है, ये क्या है, ये लोअर टाउन है और ये सीटाडेल है, ठीक है। यही दो सब इसके इम्पोर्टेंट मतलब बताए गए हैं। तो जो सबसे प्लान वे में जो जगहें थी, तो सीटाडेल क्या है, उन्होंने एरिया देखिए, एरिया जो है काफ़ी कम कवर किया है लेकिन उनकी हाइट ज़्यादा है। और लोअर टाउन में देखिए कितना स्पेस ले रखा है उन्होंने, ठीक, कितना स्पेस कैप्चर कर रखा है लेकिन उनकी हाइट कम है। तो यही डिफरेंस था लोअर टाउन और सीटाडेल में। तो ये है सीटाडेल और लोअर टाउन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। सीटाडेल हाउसेज वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। जो सीटाडेल के हाउसेज थे वो मड मतलब मिट्टी के बने हुए ईंटों पर बनाए गए थे, ठीक। उसके ऊपर जो उसका एक प्लेटफॉर्म, मड ब्रिक से एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया और उस पर उनके हाउसेस, वहाँ के जो घर थे, सेटलमेंट थे, वो कंस्ट्रक्ट किए गए।
सेकेंड पॉइंट क्या है, इट वॉज वॉल्ड विच मीन दैट इज वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन। और वहाँ पे चारों तरफ से दीवार बनाई गई थी, क्यों, जिससे ये पता चलता था कि जो सिटाडेल है वो लोअर टाउन से सेपरेट है, मतलब लोअर टाउन का पार्ट नहीं है, सिटाडेल क्या है, एक सेपरेट पार्ट है, इसीलिए वहाँ पे अलग अलग दीवार बनी हुई थी। लोअर टाउन में क्या था, लोअर टाउन वॉज वॉल्ड, एक लोअर टाउन में भी वॉल बनी हुई थी, जिससे पता चलता था जो सिटाडेल से सेपरेट है, मतलब वो दोनों अलग अलग पार्ट हैं। बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म फाउंडेशन, जैसे यहाँ पे मड ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म था, सिटाडेल में मिट्टी के ईंटों का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसके ऊपर सेटलमेंट्स किए जाते थे, घर बनाए कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। और लोअर टाउन में क्या था, सिंपल एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, ठीक है, उस पर वहाँ पे ब्रिक का यूज़ नहीं होता था, एक प्लेटफॉर्म बनाते थे और उस पर एक नींव रखी जाती थी, फाउंडेशन बनाई जाती, नींव, फाउंडेशन मतलब नींव रखी जाती थी। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, फाउंडेशन। तो एक घर की नींव दी जाती थी और उस पर हाउसेस को, सेटलमेंट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था। कुछ और भी ऐसे साइंस थे, कुछ और भी ऐसे एविडेंसेस मिले, जिससे ही पता चलता है कि जो लोअर टाउन और सिटाडेल था वो काफ़ी मतलब प्लान वे में उसको कंस्ट्रक्ट मतलब बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो अदर साइंस ऑफ प्लानिंग सीन ड्राइड और बेक्ड ब्रिक, मतलब वहाँ पे जो ब्रिक थी, जो ईंटें यूज़ की गई थी वो क्यों बेक्ड थी, मतलब उनको पहले बनाया जाता था, फिर उनको पकाया जाता था भट्टी में, ठीक है। तो क्या इसके एविडेंस से मिली कि उस समय जो ईंट थी वो पकाकर यूज़ की गई थी, उनको बेक किया गया था। सेकेंड पॉइंट क्या है, ब्रिक्स वर ऑफ अ स्टैंडर्ड रेशियो, जो ब्रिक्स जो पकाई हुई ईंट होती थी उनका एक स्टैंडर्ड मतलब सबका एक जो नाप तौल, जो हाइट लेंथ ब्रेथ होता था वो काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड का एक साइज़ होता था, सबका एक साइज़ डिसाइडेड था ब्रिक्स का, ठीक। तो इसमें क्या लिखा है, लेंथ 4 टाइम्स ब्रेथ 2 टाइम्स, जो ब्रिक्स की जो हाइट थी वो लेंथ के 4 मतलब ब्रेथ के 2 टाइम्स, ब्रेथ क्या होती थी, अगर ब्रेथ इसकी है 2 मीटर, तो अगर किसी ईंट की जो ब्रेथ है मतलब जो चौड़ाई है अगर वो 2 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, मतलब चौड़ाई से जो लंबाई होगी वो 4 टाइम्स ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब उसके 4 गुना होगी, ठीक। तो इस तरह से उन्होंने ब्रिक्स का साइज़ डिसाइड करके रखा था, उनका एक स्टैंडर्ड साइज़ था जो वो लोग मेंटेन करते थे, और वही ब्रिक्स जो बेक ब्रिक्स थी वो वहाँ के घरों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होती थी। वैसे ही वहाँ पे ऐसे सेटलमेंट्स बनाए गए थे। तो ये तो पढ़े हमने कि वहाँ पे जो लोअर टाउन में जो ब्रिक्स होती थी वो कैसी होती थी, उनका मेजरमेंट कैसे, एक उनका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता था, ठीक है, और वो बेक्ड होती थी, ड्राई बेक कह लीजिए या ड्राई कह लीजिए, ऐसी ब्रिक्स का वहाँ पे यूज़ किया जाता था फॉर द सेटलमेंट, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लेइंग आउट ऑफ ड्रेन, अ प्लान ड्रेन, ठीक। हड़प्पा सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो जो साइट मिली वहाँ का सबसे यूनिक जो फीचर था, ठीक है, यूनिक बात जो थी वो क्या थी, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम वो बहुत ही प्लान वे में उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, कि मतलब जो घरों का ड्रेन मतलब जो घरों का कह सकते हैं कि ख़राब पानी है, जो ड्रेन है वो सीधे जो स्ट्रीट पे जो ड्रेनेज सिस्टम होते थे वो अंदर ही अंदर उन घरों से मतलब वो थ्रू पाइप या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन वो किए गए थे वो जो स्ट्रीट्स के ड्रेनेज सिस्टम होते थे जो घरों के होते थे उनसे कनेक्ट होते थे, और घरों का सारा गंदा ड्रेनेज सिस्टम क्या होता था कि उनके बाहर डायरेक्ट स्ट्रीट वाइड ड्रेनेज सिस्टम में वो बाहर चला जाता था, ठीक है। और बीच में उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम्स लगाए थे कि जो लोग मतलब कूड़ा या वगैरह अगर ड्रेनेज सिस्टम में डाल देते हैं तो वो वहीं पर रुक जाता था और पानी बाहर बह के चला जाता था। फिर कुछ दिन पे स्वीपर्स या जो वहाँ पे जो सफाई करते थे वो लोग आते थे और उस जो ड्रेनेज सिस्टम जो होल होता था उनको साफ़ करते थे। तो इस तरह से प्लान्ड वे में लोअर टाउन का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कौन से पैटर्न में बनाया गया था, वो ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। कैसे, जैसे ये ड्रेनेज सिस्टम, ये वहाँ की जो रोड और स्ट्रीट थी, जो सड़कें थी वो ऐसे ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी, ठीक।
एक दूसरे को एट एंगल में इंटरसेक्ट करते हुए वहाँ पे ग्रिड पैटर्न में जो सड़कें थी, रोड थी, वो बनाई गई थी। और सेकंड फीचर क्या है, वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट। घरों का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो डायरेक्टली कनेक्टेड था रोड के ड्रेनेज सिस्टम से, और इसी वजह से जो वहाँ का ड्रेनेज जो भी होता था, कूड़ा या गंदा पानी जो होता था, वो डायरेक्टली फ्लो करता था स्ट्रीट के ड्रेनेज सिस्टम पे। तो घर में ये नहीं कि कोई भी किसी भी तरह की गंदगी या डर्टनेस पाई जाती है। ड्रेनेज सिस्टम वर्क, नेक्स्ट फीचर क्या है, ड्रेनेज सिस्टम वर्क कवर्ड विद ब्रिक्स और स्टोन्स एंड वर प्रोवाइडेड विद इंस्पेक्शन ट्रैप्स एंड मेन होल्स। ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम था उसमें रेगुलरली इंस्पेक्शन, जो सफाई कर्मी होते थे, स्वीपर होते थे, वो रेगुलरली उसमें इंस्पेक्ट करते रहते थे कि इसमें कोई गंदगी कलेक्ट तो नहीं हुई है, तो उसको सफाई करवा दी जाती थी। और क्या लिखा है कि वो किसके बने होते थे, ब्रिक या स्टोन के। ठीक है, वो जो ऐसे बना होता था ना, जो ड्रेनेज बना होता था अंदर ही अंदर, तो वो क्या किससे बना था, स्टोन से और ब्रिक से कंस्ट्रक्ट किया गया होता था। तो यही बता रहे हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरी तरह से किससे, और जो मेन होते हैं सड़कों पे हमारे आप देखते हैं रोड्स पे की जो गटर वगैरह होते हैं वो मेन मतलब ब्रिक के, पत्थर के उससे जो है ढके रहते हैं। इसी तरह उस समय का ड्रेनेज सिस्टम भी था, जो स्टोन से या ब्रिक के बहुत बड़े ईंट से ढक देते थे, और फिर उसको सफाई करके जब गंदा हो जाता था, डर्ट उसमें भर जाती थी, तो उसको उठाते थे, मेन होल को खोलते थे और उसके अंदर इंस्पेक्शन करते थे कि कितनी गंदगी कलेक्ट हुई, और फिर उसकी वो सफाई क्लीनिंग करते थे। ठीक, लास्ट फीचर क्या है, देखिए, हाउसेज डिड नॉट थ्रो, हाउसवाइफ डिड नॉट थ्रो डर्ट और रिव्यू। अब क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था, ठीक है, लोअर टाउन का ड्रेनेज सिस्टम ऑलरेडी इतना अच्छा था कि वहाँ पे जो घरों की औरतें होती थी, हाउस वाइफ्स होती थी, वो कभी भी कोई भी जो डर्ट होती थी या डिफ्यूज़ चीज़ें होती थी, मतलब बेकार चीज़ें होती थी, कूड़ा एक तरह से कह सकते हो, वो डर्ट होती थी, कभी भी बाहर नहीं फेंकती थी, वो उसी ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू उसमें फ्लो कर जाता था स्ट्रीट्स पर, और फिर वहाँ पे पूरा इंस्पेक्शन के थ्रू पहले इंस्पेक्शन करते थे सफाई कर्मचारी, और फिर उसकी क्लीनिंग की जाती थी। तो ये तो पढ़े हमने कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कैसे मतलब बनाया गया था, उसका मतलब कैसे घरों का पानी जो ड्रेन था वो डायरेक्टली सड़कों पे फ्लो होता था, कैसे बना होता था वो, ठीक है, ब्रिक से बना होता था, और चारों तरफ उसकी वॉल होती थी, वहाँ एक मेन होल होता था जिसके थ्रू पीपल्स उसमें जाते थे और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते थे, और जो गंदा पानी होता था, वेस्ट वाटर होता था, वो बाहर बह जाता था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, मतलब वहाँ के जो घर थे वो कैसे बने थे। ठीक है, जो रेजिडेंशियल वो थे, मतलब कंस्ट्रक्शन, जो सेटलमेंट्स थे वो कैसे थे। तो जो रेजिडेंशियल जो रहने वाले थे वो बिल्डिंग्स थी, रहने के लिए लोगों के लिए वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई गई थी, सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड विद रूम ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, जो घर बने होते थे उसमें बीच में कोर्टयार्ड का मतलब होता है घर का आंगन, आप तो समझते हैं ना। तो बीच में क्या होता था, आंगन बना होता था, ठीक है, और उसके चारों तरफ रूम्स बने होते थे। घर जो होता था उसके एकदम बीचों बीच में आंगन बना होता था और चारों तरफ रूम्स होते थे। कोर्टयार्ड सेंटर फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटी, घर का आंगन क्यों बनाया, उसको क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया होता है, क्योंकि ताकि जो घर की औरतें हैं, ठीक है, जो घर के काम है वो आंगन में बैठ के कर सकें। जैसे तब के ज़माने में ये मिक्सर ग्राइंडर तो होता नहीं था, तो जो मसाला कूटना पीसना, गेहूँ कूटना पीसना, जो भी काम हाउस होल्ड वाले वर्क्स होते थे वो आंगन में मतलब कोर्टयार्ड में करती थी औरतें। प्राइवेसी, अब वहाँ का प्राइवेसी सिस्टम कैसे था, जो वहाँ पे घर बनाए गए थे, जो सेटलमेंट्स किए गए थे, उनका प्राइवेसी सिस्टम क्या था। ठीक, तो प्राइवेसी में नो विंडोज़ इन ग्राउंड लेवल, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे जो रूम्स होते थे और जो एंट्रेंस होता था, ठीक है, कोई भी अगर एंटर कर रहा है तो आप कहीं किसी के रूम में आप नहीं देख सकते हो, इसीलिए ग्राउंड लेवल पे जो भी रूम्स होते थे उसमें कोई भी विंडो नहीं होती थी। नो विंडोज़ इन ग्राउंड लेवल पे कोई विंडोज़ नहीं होती थी। मेन एंट्रेंस डिडंट गिव डायरेक्ट व्यू, ठीक है, इसी वजह से क्योंकि विंडोज़ नहीं होती थी, तो जब मेन एंट्रेंस होती थी
दरवाजे जो होते थे, मेन गेट जो होता था, उससे आप घर के अंदर डायरेक्ट नहीं देख सकते थे, रूम के अंदर डायरेक्ट नहीं देख सकते थे। एवरी हाउस हैज़ इट्स ओन बाथरूम एंड वेल, ठीक है, हर घर में एक अपना सेपरेट बाथरूम होता था और एक अपना सेपरेट वेल मतलब कुआं होता था, ठीक है। आपके जो उस समय सेटलमेंट थे उनकी मेन चीज़ें मैंने क्या बताई, बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल रहने के लिए बिल्डिंग्स बनाई गई थी। सेंटर में कोर्ट यार्ड होता था और उसके चारों तरफ रूम्स होते थे। कोर्ट यार्ड सेंटर फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटी, कोर्ट यार्ड मतलब आंगन इसलिए बनाया गया ताकि घर की औरतें वहाँ पे घर वाले सारे काम कर सके या फिर घर के अनदर वर्क्स भी दे डू। प्राइवेसी सिस्टम के अंदर नो विंडोज इन ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल पे जितने भी रूम्स थे उसमें कोई भी विंडो नहीं थी ताकि उसमें प्राइवेसी बनी रहे। और नो एंट्रेंस डिडंट गिव डायरेक्ट व्यू, ठीक, जो एंट्रेंस होता था, मेन एंट्रेंस होता था, वो उससे लोग डायरेक्ट रूम के अंदर या डायरेक्ट घर के अंदर नहीं देख सकते, कोई व्यू उससे नहीं मिलता। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम एंड वेल, और सभी घरों में एक अपना बाथरूम भी होता था और वेल मतलब कुएँ भी होते थे। तो इतना सोच समझिए जो उस समय सिस्टम था, जो लोअर टाउन का जो सिस्टम था वो प्लान वे में बनाया गया था ताकि लोगों की को कन्वीनियंटली सब कुछ अवेलेबल हो और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये तो हो गई घर के, वहाँ पे घर कैसे कंस्ट्रक्ट किए थे, क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिटाडेल में कि वहाँ के वेयर हाउस, ठीक है, माल गोदाम, जहाँ पे बहुत सारा सामान, गोदाम तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। वेयर हाउस जहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी के वेयर हाउस होते हैं, मशीन होती हैं, वहाँ पे मतलब हर सब कुछ, हर जगह प्रोडक्ट एक सेंटर होता है, ठीक है, वो होता था। उस तरह उस टाइम पे भी सिटाडेल का वेयर हाउस होता था, ठीक है, जो किससे बना था, जो उसका नीचे का पार्ट होता था। वेयर हाउस कैसे कंसेप्ट किया जाए, तो उसका बेस होता था, वो किससे बना होता था, ब्रिक से मतलब ईंटों से बना होता था। और जो उसका अपर पार्ट होता था वो किससे बना होता था, वुड से मतलब लकड़ी से बना होता था। और वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या था, वो था ग्रेट बाथ, ठीक। उस समय वहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का एक टैंक बनाया गया होता था, ठीक, ऐसे टैंक बनाया गया होता है जिसके 3 साइड्स पे रूम थे, ठीक, ऐसे 3 साइड पे रूम थे और ऐसे यहाँ पे स्टेप्स थे और ये सब पानी था, ठीक। इसमें क्या लिखा है, ग्रेट बाथ। सबसे मेन फीचर जो था सिटाडेल का वो क्या था, ग्रेट बाथ। वो जो टैंक था, ठीक है, वो पानी फुल ऑफ वाटर था, रेक्टेंगुलर टैंक था, सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स ऑन 4 साइड, ठीक है, इसके चारों तरफ कॉरिडोर्स थी, ठीक, ऐसे चारों तरफ ऐसे कॉरिडोर्स बनी। कॉरिडोर्स तो आप लोग जानते ही होंगे, तो चारों तरफ इसके कॉरिडोर्स बनी थी। टू फ्लाइट ऑफ स्टेप्स इन नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, दो इसमें एंट्रेंस के लिए और बाहर निकलने के लिए 2 स्टेप्स मतलब स्टेयर्स बना के रखी थी ताकि लोग उसके थ्रू उस टैंक में एंटर कर सके और बाहर आ सके। रूम ऑन 3 साइड्स, और उसके 3 साइड्स पर क्या थे, रूम्स बने हुए थे। वाटर फ्रॉम टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन, ठीक है, अब इसका पानी रेगुलरली चेंज भी करते थे, तो उसमें ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था कि इसका पानी डायरेक्टली फ्लो करता था स्ट्रीट्स के ड्रेन्स में और इसका सारा मतलब बार बार वाटर को चेंज किया जाता था। स्कॉलर सजेस्ट इट वॉज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ ए स्पेशल रिचुअल ऑफ बाथ, और ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, ऐसा कहा गया है आर्कियोलॉजिस्ट ने और स्कॉलर्स ने ऐसा कहा है कि जो ये ग्रेट बाथ था वो स्पिरिचुअल मतलब पूजा पाठ के काम के लिए बनाया गया था। कि इसमें क्या लिखा है, स्पिरिचुअल बाथ मतलब कोई भी जैसे भगवान का अगर कोई काम हो रहा है या फिर कोई पूजा पाठ हो रही है तो उसके पानी से या फिर नहाना धोना जो है, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क जो होता था वो इस वाटर टैंक के उसमें उसको क्या नाम दिया गया था, ग्रेट बाथ, इसके वाटर से होता था और इसमें पूजा पाठ के सारे काम किए जाते थे। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है सिटाडेल का, ग्रेट बाथ। और जिसके वेयर हाउस से इसके जो अपर पार्ट था वो किससे बना था, ब्रिक से, और लोअर पार्ट
सॉरी लोअर पार्ट बना था ब्रिक से और अपर पार्ट बना था वुड से। ठीक है, यही दो मेन फीचर जो थे वो सीटाडेल के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर थे। तो ये तो हो गया हमारे सीटाडेल के फीचर्स। अब क्या है, अब है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ये ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस क्या है कि मतलब उस समय के जो सोशल लोग, मतलब समाज के जो लोग होते थे सोसाइटी के, वो आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पता किया कि कौन से लोग अमीर हैं, मतलब कौन से एलीट क्लास के, कौन रिच पीपल हैं, कौन पुअर पीपल हैं। तो उन्होंने किसके थ्रू पता किया, ब्यूरियल मतलब जो लोग दफनाए गए थे कब्र में, उनकी बॉडीज को, उनके बर्थ के जो एविडेंसेस मिले, रिमेन्स मिले, उनकी कब्र खोदी गई, एक्सकेवेट किया गया, खुदाई की गई, आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की, और जो भी उससे मिला। उस टाइम पर क्या होता था कि इस टाइम पे क्या होता है, जब लोग मरते हैं तो उनको जब दफनाते हैं तो उनकी जो उन्होंने जो भी ज्वेलरी वगैरह या सामान होता है वो उनके साथ कपड़े वगैरह नहीं पहन की जाए, या फिर ज्वेलरी उसे हटा दी जाती है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, उनके जो कपड़े होते थे, उनके जो ऑर्नामेंट्स होते थे, ज्वेलरी होती थी, सब उसके साथ ही उसको ग्रेव के मतलब सब दफना देते थे, उसके साथ ही बरी कर देते थे। ठीक, तो वही जो ब्यूरियल्स मिले, उस एक्टिवेशन में जो चीज़ें मिली उसके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया कि कौन सा व्यक्ति एलीट क्लास का था, मतलब रिच पीपल था, रिच पर्सन था, और कौन सा पुअर था। ठीक, तो देखिए ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस कैसे उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट पता किया कि कौन किस सोसाइटी से बिलोंग करता है। जो ब्यूरियल्स थे, जो कब्र थी, उनसे क्या क्या मिला, थ्रू ग्रेव्स, मतलब ग्रेव से क्या क्या मिला, सम ग्रेव कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स, इसमें मिट्टी के बर्तन मिले और ऑर्नामेंट्स मिले। ठीक है, ज्वेलरी वगैरह मिली। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन ब्यूरियल्स ऑफ मैन एंड वुमेन। ठीक है, जो ग्रेव थी उसमें क्या मिली, ज्वेलरी मिली, आदमियों की भी और औरतों की। तो इससे पता क्या चला कि जो जिनके साथ ज्वेलरी थी, जिनकी ग्रेव में ज्वेलरी थी ब्यूरियल में, वो क्या पता चला कि वो एलीट क्लास के, दे आर रिच पीपल। ठीक है, दे आर रिच पीपल। ऑर्नामेंट्स ऑफ शेल, जैस्पर एंड बीड्स, उन्होंने जो माला वगैरह पहनी रखी थी वो किस पे बनी, मतलब बीड्स बनी, मोतियाँ जो थी वो जैस्पर की होती थी। ये एक मतलब जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, उसी तरह जैस्पर भी होता है। तो जो उन्होंने ज्वेलरी पहन रखी थी वो किससे बनी हुई थी, जैस्पर से, और जैस्पर शेल जो छोटे छोटे शंख होते हैं, ठीक है, और बीड्स। तो ये सब बीड्स मिली और इससे ये पता चला कि दे बिलोंग्स टू एलीट क्लास के। कॉपर मिरर्स मिले, तांबा कॉपर के मिरर्स मिले, शीशे मिले थे। नेक्स्ट आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है कलाकृतियाँ। ठीक है, उस समय के लोग कौन कौन सी कलाओं के थ्रू, मतलब क्या एक तरह से कह सकते थे, कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे, हाथों से बनी हुई चीज़ों का यूज़ करते थे। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है कि जो रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं। तो क्या क्या मिला, उसको कुछ पत्थर मिले जो लोग यूज़ करते थे, क्ले मिट्टी मिली, निडल सुई मिली, एक पॉटरी मिट्टी के बर्तन मिले, क्वार्ट्ज मतलब जो धागा कपड़ा बनाते हैं ना, जो चरखा होता है वो मिला। क्वार्ट्ज मतलब जैसे आप कैसे, सॉरी क्वार्ट्ज को धागा नहीं कहते हैं, क्वार्ट्ज होता है जैसे जो सिलबट्टा होता है, जिससे चटनी स्टोन्स के बने हुए, पहले के ज़माने में लोग मसाले पीसते थे ना, तो वैसे वो था। ठीक है, तो उनको क्वार्ट्ज मिले, सिलबट्टा जिसे कहते हैं वो मिले, जिस पे लोग के ज़माने में मसाला पीसते थे, कूटते थे, वो मिला। ठीक, स्क्रबर्स मिले, मतलब स्क्रब करने वाली चीज़ें मिली। लग्जरी मतलब जो लोगों को आरामदायक चीज़ें होती थी, उसमें क्या क्या मिला, सिलिका। ठीक है, सिल्क के कपड़े मिले, प्लस कलर मिला, गम मिला और गोल्ड मिला। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या लग्जूरियस आइटम थे, जो विलासिता मतलब जो आरामदायक चीज़ें हैं उसमें थी। और जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी उसमें पत्थर थे, मिट्टी थी, सुइयाँ थी, मिट्टी के बर्तन थे, सिलबट्टे थे, फिर वही मसाला पीसने वाला एक तो मिक्सर ग्राइंडर जो इस ज़माने में है, वो उस समय में क्या होता था, क्वंस होता था, जो सिलबट पे हम लोग चटनी वगैरह या फिर मसाले वगैरह पीसते थे। स्क्रबर्स मिले और ब्यूरियल्स में हमें क्या क्या मिले, पॉटरी मिली, मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे लोगों के साथ, ऑर्नामेंट्स मिली। अच्छा, जो पॉटरी जिनके साथ होता है मिट्टी के बर्तन, वो दे आर फ्रॉम
पुअर क्लास, दे आर फ्रॉम पुअर क्लास, ठीक। एंड जिसके साथ ज्वेलरी मिली, ठीक, और इनके मतलब आदमी और इनकी जो ज्वेलरी मिली उनसे क्या पता चला, दे बिलोंग्स टू रिच पीपल, रिच सोसाइटी। ऑर्नामेंट्स ऑफ शेल जैस्पर, जो समय ऑर्नामेंट्स मिले वो किससे बने हुए मिले, बीड से, शेल से, जैस्पर से और कॉपर्स मिले। मिरर्स भी उस समय बहुत सारे मिरर्स में एज ए एविडेंस पाए गए, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि कौन सा व्यक्ति किस सोसाइटी से बिलोंग करता है।